हेलो। यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले हम इस चैप्टर के पार्टनरशिप रिटायरमेंट के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में आज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज रिलेटेड टू द एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी इज अ फिक्स्ड पेमेंट every year to be made to the retiring partner or the representatives of the deceased partner। जो पार्टनर मर जाता है उसके पीछे जो लोग उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए एन्युटी बनाया जाता है। ठीक है, एन्युटी सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट हमें हर साल पे करनी होती है टिल द पार्टनर अलाइव। जब तक वो जिंदा, मतलब जब वो पार्टनर मर जाता है तो उसके पीछे जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको पेमेंट किया जा सकता है। ऐसा एक सिस्टम इसमें होता है। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर उसका लोन अकाउंट भी बनाते हैं। लोन अकाउंट में और एन्युटी अकाउंट में जो डिफरेंस है वो ये है कि लोन अकाउंट में भी इंस्टॉलमेंट एक फिक्स होती है, बट उसमें हम इंटरेस्ट को अलग से उसमें ऐड करके पे करते हैं। एन्युटी सिस्टम में हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो करते हैं लेकिन उसको एन्युटी की अमाउंट में प्लस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी अमाउंट होती है वो फिक्स होती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे आपको बता रहा हूं। जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर मर चुका है उसको हमें ओवरऑल 40,000 पे करने थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और या फिर वो जब मरा है तो उसका जो टोटल हिसाब हुआ है वो 40,000 का हुआ है। उसके बदले में डिसाइड किया गया है कि उसको हर साल हम 8,000 रुपए एन्युटी के पे करेंगे, जिस पर कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है, ब्याज अलग से उसमें ऐड होता जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट 8,000 की रहेगी, मतलब एवरी पेमेंट विल बी मेड फॉर 8,000, नॉट फॉर मोर देन दैट अमाउंट। ठीक है, सिस्टम क्या है यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अमाउंट हमें पे करना है दैट वी हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो यहां पर 31 दिसंबर 2015 को पार्टनर मरा था, जिसको कि हम 1 जनवरी 2016 से पेमेंट करेंगे। ओके, तो यहां पर हमने 1 जनवरी 2016 को उसके कैपिटल अकाउंट से 40,000 ट्रांसफर किए। ठीक है, और अब सेम डेट में 1 जनवरी 2016 को हम इसमें से 8,000 रुपए उसको पे कर देंगे, तो यहां पर एंट्री होगी टू बैंक 8,000। नाउ 40,000 में से 8,000 माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा दैट इज 32,000। तो 32,000 पर हमें 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो होगा 3,200। और इस तरीके से अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आएगा इन दोनों के टोटल में से आप इसको माइनस करेंगे, 35,200 वुड बी द बैलेंस, वो अगले साल में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर वी विल bring the balance 35,200. Out of that we have to pay 8,000 on the first day. तो यहाँ पे 1 जनवरी को हम इसमें से 8,000 पे कर दिए। नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज 35 में से आपने माइनस किया इसको, तो बचता है हमारे पास 27,200। उसके ऊपर आपको फिर से 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये इंटरेस्ट आता है 2720, और अब इन दोनों को टोटल करके उसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 29,920। ठीक है, आपको समझ में आया कि यहां जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूं वो कांस्टेंट है, जबकि लोन सिस्टम में जो था वो अमाउंट में, जैसे ये 8,000 है तो 8,000 में हम इंटरेस्ट को अलग से ऐड करके 11,200 का पेमेंट करते हैं, लेकिन इसमें जो आपको पेमेंट करना है दैट अमाउंट वुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, नाउ अब ये जो बैलेंस बचा है इट विल बी ब्रॉट डाउन टू द थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर 29,920 इज द ओपनिंग बैलेंस। आउट ऑफ दिस वी हैव टू पे ऑन द सेम डे 8,000 रुपीज, तो ये हमने पे किए इसमें से 8,000 रुपीज। इसको पे करने के बाद हमारे पास बैलेंस बचता है 21,920 ऑन द 1 जनवरी। इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे टिल 31 दिसंबर एट द रेट 10%, तो ये इंटरेस्ट आता है 219। ओके, और विद इंटरेस्ट अब जो हमारा बैलेंस बनता है वो होता है 24,112। राइट, अब ये बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में फिर से ट्रांसफर करेंगे। आउट ऑफ दैट वी आर पेइंग 8,000, ये हमने पे कर दिया। अब ये जो ईयर है इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव था वो एक्सपायर कर गया, मतलब
अगले ही दिन उसको पहला पेमेंट हुआ एन्युटी का और नेक्स्ट डे पास्ट अवे। तो जब रिमेनिंग जो भी है वो पास्ट अवे हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है वो हम रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं, उनके रेशियो में उनमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 24,112 पे उसमें से पे आउट करने के बाद 8,000 जो भी बैलेंस बचेगा, ठीक है, उसको हम दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो उसमें से इसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है दैट इज 16,112, उसको हमने दो पार्टनर जो कि ए और बी थे इक्वल रेशियो में थे, तो इस अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर दिया गया। इस तरीके से एन्युटी अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है दैट इज ऑल्सो फॉर द एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो वो क्वेश्चन आपको करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट है, हो सकता है 5वीं इंस्टॉलमेंट के बाद मरे, कभी ना कभी तो आदमी मरेगा ही मरेगा, है ना। तो आप जब भी मरेगा उस साल में फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा, सिंपली जो भी बैलेंस बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन नंबर 23 यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दैट इज कनेक्टेड विद द जर्नल एंट्रीज। ओके, तो ये मैं आपको यहां पे सॉल्व करके बता। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है उधर का पोर्शन छोड़ दें आप, और ये यहां पे हमने लिखा, ठीक है, ये सेंटर में, और ये वाला पोर्शन जो है वो हम हटा दें। क्वेश्चन नंबर 24 में देयर आर 3 पार्टनर्स ए, एस एंड डी। इनके पूरे पूरे नाम है लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ए, एस एंड डी। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3, 2 एंड 1। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दिस पार्टनर इज रिटायरिंग। रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी असेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूड की जाती हैं उनके बारे में यहां पे बोला गया है कि आपको उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो यहां पर जो जो जर्नल एंट्रीज होगी वो मैं आपको सारी जर्नल एंट्रीज करके बता रहा हूं। सबसे पहली जर्नल एंट्री मैं यहां पे कर रहा हूं, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए, टू एस एंड टू डी। ओके, जो भी रिजर्व फंड होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसको हम सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पर भी रिजर्व फंड को हम डिवाइड कर देंगे। टोटल 12,000 है, ये 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 3:1 के रेशियो में। तो 6,000, 4,000 एंड 2,000 ये हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। नरेशन लिखेंगे रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं पीछे जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। यहां पे बताया गया है यू हैव टू प्रोवाइड 2.5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स टू डेप्रिसिएट स्टॉक एट द रेट 2.5%, मशीनरी बाय 5%, बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 29,100। ओके, तो यहां पर मैं एंट्रीज कर रहा हूं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीडीआर, टू स्टॉक, टू मशीनरी। ये हमारी 3 असेट्स हैं जिनकी वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली कम हो रही है। ओके, तो डेटर्स पर जो बीडीआर बनाना है वो आपको 2.5% से बनाना है, तो वो होगा 450। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू को भी 2.5% से हमें रिड्यूस करना है, वो होगा 350। एंड लास्टली मशीन को हमें 5% से रिड्यूस करना है, तो मशीनरी की जो वैल्यू है उसका 5% निकालेंगे 600, 1400। ये टोटल आपका रिवैल्यूएशन हुआ। बीइंग असेट्स डेप्रिसिएटेड। इसके बाद इकलौती एक असेट बची जिसमें वैल्यू एप्रिसिएशन हो रहा है, वो है हमारी बिल्डिंग। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 28,000 से 29,100 हो रही है, तो इसका मतलब 1,100 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। बिल्डिंग को एप्रिसिएट करने के बाद अब हम
जो भी हमारा फाइनल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तो जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 300। तो अब अगली एंट्री में आपको इस तरफ करके बता रहा हूं, हमें फाइनली लॉस आ रहा है तो हम यहां पे करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री हमने करी और टोटल हमारा जो लॉस है 300 वो हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में उनके 3, 2 और 1 के रेशियो में, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद अब हमें ये निकालना है फाइनली कि व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड टू डी, दैट अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू डीज लोन अकाउंट। तो यहां पर हम एक एंट्री करेंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट, और फाइनली अब हमें डी को कितना पेमेंट करना है इसका एक वर्किंग बना रहा हूं, अमाउंट ड्यू टू डी कैपिटल बैलेंस, जो हमें डी का कैपिटल बैलेंस था उसको यहां पर नोट डाउन करना है। डी की कैपिटल थी हमारी 20,000, तो ये 20,000। इसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे रिजर्व जो हमने डी को दिया है एंट्री में, दिस इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व 2,000, ये हम इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस हमारा है 300 रुपए का। 21,700 इज द टोटल अमाउंट ड्यू टू पार्टनर डी, ठीक है। सॉरी 50 रुपीज ओनली। 21,950 is the amount due to D. So 21,950 is the final amount due to D. ये हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ये नरेशन हो जाएगा। आप याद दिला दूं आपको कि हम जब भी कोई पार्टनर बढ़ता है या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पेमेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आइदर वी कैन पे इमीडिएटली इफ वी आर हैविंग द सफिशिएंट बैलेंस, अदरवाइज वी हैव टू अरेंज फॉर लोन फॉर द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। तो यहां पे हम उसको पूरा पेमेंट कैश में कर सकते हैं या फिर हम उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको लोन अकाउंट के थ्रू पे कर सकते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा, या फिर हम उसको एन्युटी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्वेश्चन में जैसा कहा जाए वैसा आपको फॉलो करना होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको ये चेक करना है कि आपके जो बैलेंस शीट है उसमें आपके पास इतना बैलेंस अवेलेबल है क्या कि आप उसको पूरा पेमेंट कर सकते हैं। अगर है तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट दिखा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उसका जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट यू हैव टू डू यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 24, राइट। 24 के बाद अब 25 क्वेश्चन जो है उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। साथ में आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो ये सारी चीजें मैं आपको अब यहां पे बना के बता रहा हूं। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट एक ही होते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए या फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए, दोनों एक ही चीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप इसके नीचे, मतलब मैं इसके नीचे बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर्स होंगे उन सभी के लिए आपको बनाना होता है, चाहे वो पार्टनर रिटायर हो रहा हो और चाहे रिटायर ना हो रहा हो। तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो हम तीनों के लिए अकाउंट बना रहे हैं।
तीनों के नाम के से शुरू होते हैं, तो K1, K2 एंड K3, राइट। आप पूरा नाम लिखेंगे पार्टनर्स का, जो भी होगा वो। मैं यहां पे लिख रहा हूं K1, K2 एंड K3, K1, K2 एंड K3। ये हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, राइट। अब इसमें इनका जो रेशो दे रखा है वो इक्वल है, मतलब तीनों पार्टनर्स जो हैं वो 1:1:1 के पार्टनर हैं, और इसमें जो जाने वाला पार्टनर है वो लास्ट वाला पार्टनर है, ये K3 इज रिटायरिंग, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूं, जो चीज जहां पे आएगी वहां पे लिखते जा रहा हूं। बैलेंस शीट से सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तीनों पार्टनर के कैपिटल बैलेंस 15,000, 10,000 एंड 8,000, 15,000, 10,000 एंड 8,000, ये तीनों के हमने बैलेंस लिखे। अब इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि इफ यहां पर आपकी बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दे रखा है, तो वो आपको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। तो हियर वी आर गिवन जनरल रिजर्व, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का जो भी अमाउंट है आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो आप उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। 3,000 टू ईच पार्टनर, 3,000, 3,000 एंड 3,000। इसके बाद बैलेंस शीट से डायरेक्टली आप कोई चीज नहीं आएगी। अब नीचे आते हैं रिवैल्यूएशन में। बिल्डिंग की वैल्यू जो कि 42,000 कंसीडर की गई है, 40,000 थी, तो वैल्यू बढ़ रही है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग। जब भी आपकी किसी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। जितना एनहेंसमेंट हुआ है वही अमाउंट लिखनी है। तो हमारी गुडविल की वैल्यू 2,000 से इंक्रीज हुई है, तो हम यहां पे 2,000 रुपीज नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 12,000 कंसीडर की गई है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप यहां पर लिखेंगे बाय फर्नीचर। जो जो वैल्यू ऑफ असेट बढ़ रही हैं उनकी वैल्यू आपको क्रेडिट साइड में लिखनी है, जितना उसमें एनहेंसमेंट हुआ है। तो फर्नीचर की वैल्यू जो 10,000 थी वो हो गई है 12,000, तो यहां पर भी 2,000 इंक्रीज हुआ है। आप यहां पर लिखेंगे 2,000। उसके बाद आते हैं डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू 10,000 थी जो 8,000 हो गई है, तो आप डेबिट में लिखेंगे टू डेटर्स। यहां पे 3,000 डिक्रीज हुए हैं। असेट जब भी डिक्रीज होगी आपको डेबिट में लिखना है 2,000, जितना भी डिक्रीज होगा उसको। उसके बाद यहां पे देखिए स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू थी 8,000 जो कि बढ़ के हो गई है 12,000, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय स्टॉक 4,000। स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, राइट। ये थी आपकी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करने के बाद यहां पे हम देखते हैं कि फाइनली हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको हम सभी पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 8,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 6,000। आप यहां पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट K1, K2, K3, 2,000 ईच आएगा। यहां पे तीनों के अकाउंट में आप 2,000, 2,000, 2,000 ये डिवाइड कर देंगे। टोटल अमाउंट 6,000। ये कैपिटल अकाउंट में इस तरफ आएगा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,000, 2,000 एंड 2,000। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट है। गुडविल के लिए आपको हमेशा यहां पे एंट्री में आपको बता रहा हूं वही एंट्री करनी होगी। गेनिंग पार्टनर डेबिट, डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये आपकी एंट्री होती है। तो जो भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है वो रिटायरिंग पार्टनर है, और जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे नॉर्मली वो दोनों ही या जितने भी पार्टनर बचेंगे
लगभग सभी गेमिंग पार्टनर होते हैं या हो सकते हैं। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं दे रखा है तो रिमेनिंग जो भी पार्टनर होंगे वो गेन करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म है पहले उसको आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट यहां पे बना के बता रहा हूं। यह है हमारा वर्किंग नोट फॉर गुडविल। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आपको जो बोला गया है, आपको 3 साल के प्रॉफिट के 2 इयर्स परचेज पर गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 3 साल के प्रॉफिट्स लिखेंगे 10,000 प्लस 8,000 प्लस 4,500। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर इसमें निकालेंगे। तो यहां पर ये हो गया 22,500 डिवाइडेड बाय 3 आया 7,500। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 15,000 और 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो ये आएगा 5,000 गुडविल ऑफ K3। जो थर्ड पार्टनर है उसकी गुडविल की वैल्यू होगी 5,000। अब इसकी एंट्री कैसे होगी वो आपको करके बता रहा हूं। यहां पर आप लिखेंगे बाय K1 बाय K2। ये दोनों पार्टनर्स चूंकि इससे इक्वली गेन कर रहे हैं तो ये इक्वल शेयर इसको गुडविल का देंगे। तो अपन इसके अकाउंट में लिखेंगे 2,500 फ्रॉम K1, 2,500 फ्रॉम K2। ये गुडविल की एंट्री होगी। और अब यहां पर हम इसके लिए एंट्री करेंगे 2K3। 2,500 इसके अकाउंट में डेबिट होंगे, 2,500 इसके अकाउंट में डेबिट होंगे और ये क्लोज। बाकी सब जगह आप डैश कर सकते हैं। और अब फाइनली आप इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि कितना बैलेंस बच रहा है या हमें पे आउट करना है। तो ये हो गया 20,000, ये 15,000 टोटल एंड दिस इज 18। यहां पर 2K3's लोन अकाउंट, जो K3 है उसका जो भी बैलेंस है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और बाकी का हम निकालेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो 20,000 उसमें से माइनस हो गया 2,500, तो 17,500 बैलेंस आया। 15,000 उसमें से माइनस हो गया 2,500, तो 12,500 ये इसका बैलेंस आया। ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 18,000। यहां पर हम इसको लिख देंगे। इस तरीके से ये कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बना के बताया। अब आपको मैं यहां पे बना के बता रहा हूं बैलेंस शीट। इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, हेडिंग हम चेंज कर रहे हैं। बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी, रुपीज, असेट्स एंड रुपीज। अब जो आपकी असेट्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है उनको आपको चेंज वैल्यू पर लिखना है। तो यहां पर आप लिख रहे हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू हमारी डिक्लाइन हो चुकी है जो कि 40 से इंक्रीज हो चुकी है, 40 से 42 हो चुकी है। आपने यहां पे लिखा 42,000। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर की वैल्यू भी इंक्रीज हुई थी जो कि 10,000 से 12,000 हो गई है, तो हमने यहां लिखा 12,000। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू हमारी डिक्लाइन हुई थी जो 10,000 से 8,000 हो गई है, तो हम यहां लिखेंगे 8,000। डेटर्स के बाद स्टॉक की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हुई थी जो कि 8,000 से 12,000 हो गई थी। वी राइट हियर 12,000। एंड फाइनली कैश में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कैश को हम 2,000 यहां पर लिखेंगे। अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड में।
कैपिटल्स में K1 और K2 जो नए बैलेंसेस आएंगे वो हम लिखेंगे 17,500, 12,500, ये इनके कैपिटल के बैलेंसेस हुए। फिर K3's लोन अकाउंट, जो पार्टनर थर्ड है वो रिटायर हो चुका है तो उसकी कैपिटल जो है वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां लिखेंगे उसका लोन अकाउंट 18,000। उसके बाद जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो अभी अब नहीं होगा नई बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एज इट इज रहेंगे। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स की अमाउंट 20,000, बिल्स पेबल की अमाउंट 8,000, और अब हम इसका टोटल करेंगे। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28, ये 3 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के बचते हैं जिनको आप ट्राई करें, और अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।